चलिए आगे अपन क्लास से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा फिजिकल चेंजेस, कैसे साइंस में, कैसे केमिस्ट्री में भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन में क्या होता है, केवल पदार्थ के भौतिक गुण ही इसमें चेंज होते हैं, है ना। याद रखना केवल और केवल केवल जो पदार्थ होता है, पदार्थ के भौतिक गुण ही इसमें चेंज होते हैं। क्या? भौतिक गुण ही इसमें बदलते हैं, ठीक। लेकिन इसमें रासायनिक गुण का परिवर्तन नहीं होता। इसमें जो रासायनिक या केमिकल जो चेंजेस होता है ना, ये केमिकल जो क्वालिटी होती है, तो उसमें भौतिक गुण के अलावा रासायनिक गुण नहीं बदले जाते। भौतिक गुण ही बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते, उसमें नहीं परिवर्तन होता, ठीक। इसमें ये भौतिक गुण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती होगी, जैसे घनत्व हो गया, है ना। भौतिक गुण के अंतर्गत में डेंसिटी वगैरह, तो आप कह सकते हो कि घनत्व में चेंजेस देखने को मिलेगा, है ना। गलनांक में देखने को मिलेगा, है ना, और आपका क्वथनांक में देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें भौतिक गुण हैं इसके। तो बस इसको इतना ही जानना है और एकदम ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं लेना है। 2-4 मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक। चलिए बिंदु पे आते हैं, मुख्य बिंदु पे समझाता हूँ कि भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होता है। इस परिवर्तन में केवल पदार्थों के, जो पदार्थ हैं हमारे पास, कोई भी प्रकार के पदार्थ, हम ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, उसमें सिर्फ कहना चाहिए पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, जैसे रंग, कठोरता, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, ये सिर्फ परिवर्तित होते हैं, ना कि रासायनिक जो गुण होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसे भौतिक परिवर्तन नाम दिया गया है। इसमें पदार्थों का संगठन और रासायनिक गुण प्रभावित नहीं होता। जो अंदर में जो बाउंडेशन है, संगठन है, मान लो एक पदार्थ के अंदर में बहुत सारे वो अणुओं से मिल करके एक पदार्थ बना हुआ है, तो ये सब संगठन प्रभावित नहीं होता। संगठन और रासायनिक गुण का कोई इसमें योगदान नहीं है चेंजेस में। इसके अंतर्गत क्या क्या अपन समझ सकते हैं एग्जाम्पल, भौतिक गुण के एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं। तो देखिए, भौतिक गुण के बाद में अपन जाएंगे रासायनिक गुण में जाएंगे, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल को क्या क्या समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे एग्जाम्पल को। तो जैसे आप जब कभी पेड़ वेड़ काटते हो, वो भी उसके भौतिक गुण हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए देखो, क्रिस्टलीकरण मतलब जब क्रिस्टल का निर्माण करते हो तब उसका भौतिक गुण परिवर्तन होता है, लेकिन उसका बाउंडेशन आपस में वही होते हैं। ऊर्ध्वपातन, जब भी आपको मैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया बताया हूँ, समझाया हूँ कि वो क्या करता है, मेल्टिंग मतलब गलनांक के ठीक पहले वाष्पीकृत होने की जो प्रक्रिया होती है और उसके बाद में डायरेक्ट उड़ जाता है वो, ठीक है। बताया था आपको कि आपने क्या किया, यहाँ पे किसी चीज़ को हीट किया तो ये द्रव क्या करेगा, है ना, मतलब ये ठोस क्या करेगा, सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये था, बीच में यहाँ पे द्रव बनेगा ही नहीं। ठोस से सीधा, ये ठोस है, सॉलिड है, उससे द्रव नहीं बनेगा, सीधा द्रव बने बिना ही ये गैस में बदल जाता है। तो ये इसके भौतिक चेंजेस है। इसी को पूछा जाता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या प्रक्रिया है। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया भौतिक गुण की प्रक्रिया है। पेड़ों को जैसे आप काट रहे हो, तो पेड़ों को काटना भी एक भौतिक चेंजेस है। काट देते हो, उसके बाद में वो पड़ा रहता है, उसके रसायनन में कोई चेंजेस नहीं आता, और कहना चाहिए उसके संगठन में भी कोई चेंजेस नहीं आता। नमक को पानी में जैसे आप घोलते हो, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि नमक को पानी में जब अपन घोलते हैं तो वो जो परिवर्तन दिखता है उसके अंदर घुल जाता है, वो क्या प्रक्रिया है, तो वो भौतिक। मोम का पिघलना, मोम भी पिघल जाता है और कहना चाहिए कि पिघल करके वो अपने दूसरे रूप को, दूसरे फॉर्म को पकड़ लेता है, परंतु उसका रासायनिक चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। आप चाहो तो उसको रीयूज़ कर सकते हो। याद रखना, ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय, मतलब वह प्रक्रिया जो दोनों दिशा में होती है। उत्क्रमणीय प्रक्रिया इस दिशा में भी हो रहा है और इस दिशा में हो रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, जैसे नमक है, नमक को आपने क्या किया, नमक को पानी में घोल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पानी में वो मिल गया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। तो उसके भौतिक गुण ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा आप निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं किसके अंतर्गत आती है, तो एक चीज़ और याद रखना, भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रिया कहते हैं,
ठीक है, तो एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक प्रक्रिया जो परिवर्तन है इसके बारे में समझना, इस तथ्य को समझना, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, किसे केमिकल चेंजेस कहते हैं। ये जो होता है, इस परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में और जो केमिकल क्वालिटी रहती है, रासायनिक गुण, इन दोनों को ये परिवर्तित करती है, दोनों को प्रभावित करती है। जैसे उसमें क्या था, केवल भौतिक गुण प्रभावित हो रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, इस परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में, रासायनिक गुणों में, दोनों को प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है, जब आप केमिकल चेंजेस करोगे ना, तो इसमें नए पदार्थ बनते हैं। कैसे बनेंगे नए पदार्थ? मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने ईंधन का प्रयोग किया, ठीक है, और इससे आपने आग जलाया, तो आग जब जलाओगे तो एक तीसरा नया पदार्थ यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। जो उससे क्या होगा, मान लो ईंधन से आपने आग जलाई तो धुआं यहाँ पे निकलेगा ना, जहाँ आग है वहाँ धुआं रहता है। तो वही बात है, इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। आपको पूछा जाएगा कि किस प्रक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण होता है, आप बताएंगे रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है, जो कि इसके संगठन और रासायनिक गुण दोनों को प्रभावित करता है। मतलब भौतिक गुण तो इसके प्रभावित हो ही रहे हैं, भौतिक तो होंगे ही होंगे भौतिक गुण, साथ ही साथ में रासायनिक जो गुण है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों गुण में चेंजेस होता है रासायनिक परिवर्तन में। मतलब भौतिक गुण के कुछ चीज़ें तो आपको चेंज होगा, भौतिक फिजिकल जो लुक है वो तो चेंज होगा ही, लेकिन केमिकल जो फाउंडेशन है वो भी चेंज हो जाएगा इसके अंतर्गत। अब बोलेंगे इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, तो ईंधन जो होता है उसका दहन हो जाना। ईंधन जल के क्या करता है, एक नया चीज़ बना लेता है, तो ये एक एग्जाम्पल। दूसरा, जल का विद्युत अपघटन, जल में जो विद्युत अपघटन है वो इसका एग्जाम्पल है। कागज जो है, ठीक है, आप देखे होंगे कागज जब जलता है तो उससे धुआं निकलता है और उसके बाद में एक काला पदार्थ वो छोड़ देता है, जैसे राख आप बोलते हैं। तो कागज का जलना भी एक प्रकार का इस रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसमें भी क्या करते हैं, भोजन बनता है ना, एक नए पदार्थ का सृजन हो रहा है, फलों का पकना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है रासायनिक परिवर्तन में। याद रखना, ये जो परिवर्तन है बेटा, ये कौन सी प्रक्रिया है, तो ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। उसमें क्या हो रहा था, दोनों दिशा में काम हो रहा था, इसमें नहीं होता। ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, मतलब ये सिर्फ एक दिशा में काम होगा, ठीक है। उसमें क्या है, दो बार आप उसको रीयूज़ कर सकते थे, इसमें रीयूज़ नहीं करोगे। कागज़ जल गया तो राख बन गया सीधा, उसमें मोम पिघल गया उदाहरण के लिए, तो मोम को फिर से आप क्या बना सकते हो, मोमबत्ती बना सकते हो, लेकिन इसको नहीं कर सकते। तो ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, इरिवर्सिबल प्रक्रिया है, इसे दोहराया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन इतने आते हैं। आगे की क्लास में मैं आपको फिर इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन सबसे छोटा व सीजियम सबसे बड़ा तत्व है। आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटा तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, तथा सबसे बड़ा तत्व कौन सा है तत्वों में, तो सीजियम है, ठीक। अब एक क्वेश्चन आया था घनत्व के ऊपर में, फिर सबसे हल्की धातु के ऊपर में, तो लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है। किसका घनत्व सबसे कम होता है बेटा, लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है। ये सबसे हल्की धातु होती है। आपसे पूछा जाएगा, जैसे हमने देखा कि सबसे बड़ा तत्व, पहले तत्व देखा तो सीजियम सबसे छोटा तत्व, हाइड्रोजन सबसे छोटा तत्व, सीजियम सबसे बड़ा तत्व देख लिया। अब धातु देखेंगे, सबसे कम घनत्व किसका होता है, लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है, और घनत्व कम होने के कारण ये सबसे हल्की धातु होती है। जिसका घनत्व कम होगा वो हल्का होगा, वो पानी में जल्दी तैरता, आप देखे होंगे, बर्फ़ के एग्जाम्पल हर बार आपको देता हूँ। वैसे ही एक क्वेश्चन आता था गलनांक के ऊपर, तो आप सभी शुरू से पढ़ रहे होंगे, आप सभी जानते होंगे कि गलनांक का क्वेश्चन पूछा जाता है, और अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं टंगस्टन के बारे में। तो टंगस्टन का गलनांक अभी तक जितने भी आप देखे उसमें सबसे उच्चतम होता है। ये जो धातु होता है टंगस्टन, आपके लाइट में, बिजली बल्ब में लगा रहता है और हमेशा जलते रहता है, फिर भी वो नहीं
मेल्ट होता है ना, नहीं गलता ही नहीं है, इसलिए उसको बोलता है कि उसका गलनांक सबसे क्या होता है, उच्चतम होता है, तभी उसे बल्ब में प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है फ्लोरीन के ऊपर में। फ्लोरीन के लिए विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तो उच्चतम विद्युत ऋणात्मक होती है। आपको पूछा जाएगा किस तत्व के लिए विद्युत ऋणात्मकता सबसे हाई होती है, तो याद रखेंगे फ्लोरीन के लिए विद्युत ऋणात्मकता सबसे हाई होती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैं सभी चीज़ों को बता दिया हूँ, सभी चीज़ों को डील कर दिया हूँ, और आगे के क्लास में हम देखेंगे, आगे की क्लास में आगे बढ़ेंगे, और अगर कुछ चीज़ों को हम लोगों को इसमें देखना रहेगा तो अपन क्या करेंगे, चर्चा कर देंगे, है ना। देख, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है मालूम है, इसमें ना कोई भी अणु में जो विद्युत ऋणात्मकता होता है, इसमें क्या होता है, किसी अणु में परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को, जैसे अभी हमने पढ़ा विद्युत ऋणात्मकता, ये फ्लोरीन के बारे में अपन ने पढ़ा, तो इसमें होता क्या है, ये क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहते हैं। तो कोई भी अणु में परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है इसमें। ठीक है, कोई भी अणु हो तो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, इसी को ही विद्युत ऋणात्मकता कहा गया है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, तो याद रखना किसी अणु में परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है उस अणु में। ठीक है, उस अणु में क्या होता है, जैसे कोई भी एक अणु है, वो परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी ओर खींच लेता है, यह विद्युत ऋणात्मकता होती है। ठीक है, तो आगे क्लास में हम क्या है और आगे देखेंगे, बाकी हमने बहुत अच्छे से डील कर लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को। जय हिंद।